नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस क्लास के अंदर हम हमारा जो इतिहास का मॉडल पेपर 12th क्लास का 5वां मॉडल पेपर है जो हम सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने 4 मॉडल पेपर हैं जो सोल्व कर चुके हैं। भूगोल के भी 4, हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य के 6 मॉडल पेपर सोल्व कर चुके हैं और इंग्लिश के भी 2, यानी सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लगभग 3-4 से ऊपर हैं जो मॉडल पेपर हैं सोल्व कर चुके हैं। अगर उन वीडियो को नहीं देखा तो प्ले लिस्टों में जाकर के अवश्य देखिएगा। और 12th क्लास में जो चित्रकला और समाज शास्त्र की जो आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे द्वारा न्यू यूट्यूब चैनल बनाया गया है कलाम क्लासेज, उसको सब्सक्राइब करें। उस पर आपको जो चित्रकला और समाज शास्त्र के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो मॉडल पेपर हैं वो सॉल्व करवाए जाएंगे और चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आरबीएसई क्लास 6 to 12 को ज्वाइन करेंगे, जिसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे इस मॉडल पेपर को और देखते हैं इसमें किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है बहुविकल्पीय प्रश्नों का है, जहाँ पर पहला सवाल है कि मन के बनाने के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी। मन का बनाने के लिए कौन सी जो बस्ती थी वो प्रसिद्ध थी। मोहनजोदड़ो थी, बनावली, धोलावीरा, चोंदड़ो। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा जो चनूदड़ो सभ्यता थी, बस्ती थी, वो मन के बनाने के लिए प्रसिद्ध बस्ती थी। दूसरा सवाल है बाणभट्ट किस शासक के राजकवि थे। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस शासक के जो राजकवि थे। अशोक के, कनिष्क के, हर्षवर्धन के और चंद्रगुप्त के। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के। जो बाणभट्ट है जो राजकवि थे वो किसके थे, हर्षवर्धन के। दोस्तों कमेंट में बताइए जो बाणभट्ट थे इन्होंने एक प्रसिद्ध रचना की, जो उस रचना का आप या ग्रंथ का जो नाम है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट में करें। अगला हमारा तीसरा सवाल है मत्स्यकटिकम जो नाटक है उसके लेखक थे। तो यहाँ पर कालिदास, शूद्रक, वराहमिहिर और आर्यभट्ट। तो मत्स्यकटिकम जो नाटक है उसका जो लेखक है वो है शूद्रक। कौन है, शूद्रक। कालिदास, शूद्रक और वराहमिहिर, आर्यभट्ट में से शूद्रक जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर जो मत्स्यकटिकम नाटक के लेखक हैं। अगला चौथा सवाल है इब्न बतूता के जो पाठ किससे पूरी तरह से अपरिचित थे। जो इब्न बतूता के जो पाठक है वो किससे पूरी तरह से अपरिचित है। तो खजूर से, नारियल से, केला से और अंगूर से। तो यहाँ पर जो बे ऑप्शन है नारियल जो था, नारियल का पौधा, उससे जो इब्न बतूता के पाठक थे वो क्या थे, अपरिचित थे। फिर हमारा पांचवा सवाल है शासन में शरिया का पालन सुनिश्चित करवाने वाले कहलाते थे। काजी, उल्मा, धर्माधिकारी और नाजिक। तो यहाँ पर जो हमारा पांचवा सवाल का आंसर है हो जाएगा बे ऑप्शन, जो यानी जो शासन में शरिया का पालन सुनिश्चित करवाने वाले वो उल्मा कहलाते थे। क्या कहलाते थे, उल्मा। अगला सवाल है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह फतेहपुर सीकरी के अंदर, दिल्ली, आगरा और अजमेर। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बे ऑप्शन, यानी शेख निजामुद्दीन जो औलिया है उनकी दरगाह है दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला हमारा सवाल है कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर राज्य की जो सेना का सेनापति था। तो यहाँ पर कौन था, सदाशिव, रामराय, कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय। तो यहाँ पर सातवां सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा राम राय थे, जो तालीकोटा के युद्ध के समय जो विजयनगर की राज्य की सेना के कौन थे, सेनापति थे। अगला हमारा आठवां सवाल है कि कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था। तो कृष्णदेव राय का जो संबंध है वो संगम वंश से था, सुलू वंश से, तुलु वंश से और अराविदु वंश से। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है हो जाएगा से ऑप्शन, यानी तुलु वंश है जिसका संबंध है वो कृष्णदेव राय से हैं और कृष्णदेव राय का संबंध जो तुलु वंश से है। अगला हमारा नौवां सवाल है कौन सी फसल नकदी फसल कहलाती है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, कौन सी फसल है जो नकदी फसल कहलाती है। कपास, गेहूं, जौ, चना। तो यहाँ पर जो कपास की फसल है वो नकदी फसल कहलाती है। क्या कहलाती है, नकदी फसल कहलाती है। अगला हमारा 10वां सवाल है कि छोटा नागपुर में कोल आदिवासियों का नेता था। तो कोल आदिवासियों का नेता कौन था, गोनू, सिंधु, मोनू या भिक्कू।
तो यहाँ पर जो हमारा 10वें क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी गोनू है वो छोटा नागपुर में कोल आदिवासियों का नेता था। अगला हमारा 11वां सवाल है कि जमींदार द्वारा राजस्व वसूलने वाला अधिकारी कहलाता था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जमींदार द्वारा राजस्व वसूलने वाला अधिकारी कहलाता था दामुला, अमला, आमुला, अमली। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बे ऑप्शन, यानी अमला। जो जमींदार द्वारा राजस्व वसूलने वाला अधिकारी कहलाता था वो था आमला। अगला हमारा सवाल है 12वां की रेलों का युग प्रारंभ होने से पहले कौन सा कस्बा है जो दक्कन से आने वाली कपास के लिए संग्रह केंद्र था। तो यहाँ पर आंसर में है मिर्ज़ापुर, बम्बई, मद्रास, जयपुर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, जो मिर्ज़ापुर है वो रेलों का युग प्रारंभ होने से पहले दक्कन से आने वाली जो कपास है उसके लिए संग्रह का केंद्र था। अगला हमारा 13वां सवाल है, काला विधेयक किसे कहा जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है काला विधेयक। तो ये काला विधेयक जो इल्बर्ट बिल आया उसके लिए है, उसे कहा जाता है, या फिर रोलेट एक्ट को, या शिक्षा बिल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो रोलेट एक्ट है उसको काला विधेयक कहा जाता है। कमेंट में बताइएगा कि रोलेट एक्ट जो अधिनियम आया था वो कब आया था। अगला हमारा सवाल है 14वां सवाल कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का। आसान सा सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है वो हमारे भारत देश का संविधान है। इसमें 395 जो है इसके अंदर अनुच्छेद हैं और जो 22 इसके भाग हैं और इसके अंदर 12 अनुसूचियां हैं। फिर हमारा सवाल है 2 नंबर, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति पहला रिक्त स्थान है जहाँ सत्ता पुरुषों की एक समूह के हाथ में होती हैं, उससे यहाँ पर क्या कहा जाता है, ओलिगार्की कहते हैं। तो ये रिक्त स्थान है जो आप देख सकते हैं, वो आपकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप आरबीसी क्लास 6 में मिल जाएगी, 6 से 12th में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखी है। हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वही केवल देख लेते हैं। अगला तीसरा सवाल है जो है अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन से रिलेटेड, जहाँ पर एक पंक्ति के अंदर हमें आंसर देना है। जहाँ पर पहला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु कौन सी है। तो हड़प्पाई मोहर है जो विशिष्ट पुरा वस्तु है, जो सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु है वो हड़प्पाई मोहर है हड़प्पा सभ्यता की। फिर हमारा सवाल है अग्रहार से आप क्या समझते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अग्रहार वह भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, यानी जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था जो भूभाग, उसी को क्या कहते हैं, अग्रहार कहा जाता था। फिर हमारा सवाल है तीसरा अगला कि धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ है जो किस भाषा में लिखा गया है। तो ये जो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला हमारा सवाल है कि 1919 में महाभारत का समालोचक संस्करण तैयार करने हेतु किस विद्वान के नेतृत्व में परियोजना की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा कि प्रसिद्ध जो संस्कृत विद्वान बी.एस. सुकथाकर थे के नेतृत्व में है जो महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई है। फिर हमारा सवाल है कि ब्राह्मणों द्वारा आदर्श जीविका से संबंधित जो नियमों का पालन करवाने के लिए अपनाई गई किसी एक नीति का है जो उल्लेख कीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगी ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को एक देवी व्यवस्था बतलाया। फिर छठा सवाल है कि किस यात्री ने मुगलकालीन नगरों को शिविर नगर कहा है। तो यह था फ्रांसीसी यात्री जो वर्नियर था, उसने है जो मुगलकालीन नगरों को शिविर नगर कहा है। फिर हमारा सवाल है 7वां, नयनार संतों के प्रभाव से दक्षिण भारत में किसकी प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर हो गया है कांस्य में डाली गई शिव प्रतिमाओं का जो है निर्माण हुआ है, किसके प्रभाव से हुआ है, नयनार संतों के प्रभाव से। कहाँ पर, दक्षिण भारत में। और जो कांस्य में है जो शिव मूर्तियों का जो प्रतिमाओं का है वो निर्माण हुआ है। फिर है अगला सवाल,
कि विजयनगर के मंदिरों की कोई एक विशेषता बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, विजयनगर के मंदिरों की विशेषता बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे। फिर है 9वां सवाल, भारत में गांधी जी की जो पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कब हुई? तो ये हुई थी फरवरी 1916 में। और कहाँ पर हुई है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अंदर। फिर है 10वां सवाल, मद्रास की दक्षिणायनी जो दक्षायनी पहला युद्धान देश के कमजोर वर्ग के लिए क्या चाहती थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारे कि मद्रास की जो दाक्षायणी वेलायुद्धान देश के कमजोर वर्ग हेतु एक नैतिक सुरक्षा का जो आवरण है वो चाहती थी। फिर हमारा खंड ब है जहाँ पर 50 शब्दों के अंदर हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर चौथा सवाल है कि बौद्ध धर्म के व्यवहारिक पक्ष के बारे में सुत्त पिटक के उद्धरण का जो प्रकाश डालिए। मोस्ट क्वेश्चन है सुत्त पिटक, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा, मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों की 5 प्रकार से जो देखभाल करनी चाहिए और उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, उन्हें भोजन और मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या करने की जो है उनके साथ स्वादिष्ट भोजन बांटकर और समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर है जो यहाँ पर सुत पिटक के जो प्रकाश छुट्टी देकर। और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कि कुल के यानी कुल जो परिवार को कहते थे, कुल के यानी परिवार के लोगों को 5 तरह से श्रमणों और ब्राह्मणों की देखभाल है। जो श्रमणों को यहाँ पर है श्रमिकों और ब्राह्मणों की जो देखभाल करनी चाहिए। अनुराग द्वारा सदैव घर जो खुले रख कर तथा उनकी जो दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति है जो करनी चाहिए। फिर हमारा 5वां सवाल है, भोपाल की जो बेगमों ने सांची स्तूप के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर कि शाहजहां बेगम तथा जो उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने है वो सांची के स्तूप के रख रखाव के लिए प्रचुर धन का है जो अनुदान किया, यानी अनुदान किया। फिर है दूसरा कि सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला है जो बनाने का अनुदान किया। फिर जॉन मार्शल द्वारा सांची के स्तूप पर लिखी गई पुस्तक के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। और सांची के स्तूप को भोपाल राज्य में बनाए रखने में शाहजहां बेगम ने योगदान दिया। फिर है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के प्रसार में चीनी और भारतीय विद्वानों में जो भारतीय जो विद्वान हैं उनके योगदान का है वो वर्णन कीजिए। जब बौद्ध धर्म पूर्वी एशिया में फैल गया तब फासियन और स्वेन तस्वांग जो जैसे चीनी यात्री थे ये और बौद्ध ग्रंथों की है जो खोज में भारत आए। ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए और जहाँ विद्वानों ने इनका है जो अनुवाद किया। और भारत के बौद्ध शिक्षक भी अनेक देशों में गए बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने हेतु। वे कई ग्रंथ है जो अपने साथ ले गए और कई सदियों तक ये पांडुलिपियां है जो एशिया के विभिन्न देशों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। फिर है हमारा 7वां सवाल कि बर्नियर के अनुसार उप महाद्वीप में जो किसानों को किन किन समस्याओं को से है जो जूझना पड़ता था और किन्हीं 4 का है जो वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कि विशाल ग्रामीण अंचलों की भूमियाँ रेतीले या बंजर पथरीली थी और यहाँ की जो खेती है जो अच्छी नहीं थी। जो भूमि थी वो कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा भाग है जो श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता था। और गवर्नरों द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण है जो अनेक श्रमिक क्या हो जाते, मर जाते थे। फिर है 8वां सवाल, गजनी में रहते हुए अल बिरूनी की भारत के प्रति रुचि कैसे विकसित हुई? तो यहाँ पर 8वीं शताब्दी में ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। और पंजाब के गजनवी साम्राज्य का भाग बन जाने के पश्चात स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों से आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बना। और अल बिरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष जो व्यतीत किए और संस्कृत धर्म तथा दर्शन का जो ज्ञान है वो प्राप्त किया, जिससे अल बिरूनी है वो भारत के
प्रति अपनी रुचि है जो विकसित हुई, उनकी रुचि थी वो उस इसके प्रति है जो भारत के प्रति विकसित हुई। फिर हमारा सवाल है 9वां, स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम से आप क्या समझते हैं? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो गोपुरम मंदिर स्थापत्य की एक उल्लेखनीय विशेषता है। क्या है? जो मंदिर निर्माण होता है, मंदिर की स्थापत्य की जो एक उल्लेखनीय विशेषता है। और जो विजयनगर के शासकों ने मंदिरों में विशाल गोपुरम तथा जो प्रवेश द्वार बनवाए, वो राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार के सामने प्राय केंद्रीय देवालयों की मीनारें बहुत छोटी प्रतीत होती थी। इन्हें देखकर लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का है जो संकेत मिल जाता था। यही क्या है? स्थापत्य जो गोपुरम है वो है। फिर है हमारा जजमानी व्यवस्था क्या थी? तो जजमानी व्यवस्था यानी 18वीं शताब्दी में जो बंगाल में जो जमींदार लोहारों, बढ़ई एवं जो सोनारों जैसे ग्रामीण दस्तकारों को उनकी सेवाओं के बदले दैनिक भत्ता तथा खाने के लिए नकदी देते थे, और इस व्यवस्था को जजमानी व्यवस्था कहा जाता था। यद्यपि यह प्रथा 16वीं व 17वीं शताब्दी में प्रचलित नहीं थी। फिर है कर्णकुट प्रणाली क्या थी? तो कर्णकुट जो प्रणाली है वो अकबर के समय कर्णकुट जो प्रणाली का राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली थी। और इस हिंदी में कर्ण का अर्थ होता है अनाज और कुत का अर्थ होता है अनुमान, यानी इसके अनुसार फसल को 2-3 अलग-अलग पुलिंदों में काटा जाता था, अच्छा, मध्यम अ, और खराब। तो यह इस प्रकार जो संदेह है जो दूर किया जाना चाहिए, और प्राय अनुमान से किया गया जमीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही प्रमाण देता है। यानी अनुमान लगाना जो अनाज होता था कि ये डेयरी कर दी जाती थी, और फिर उसके जो अनुसार जो अनुमान लगाया जाता था कि ये इतने मण हो सकती है, इतने क्विंटल हो सकती है। इसी प्रणाली को क्या कहा जाता है? कर्णकुट प्रणाली कहा जाता है। और ये किसके समय की है? मुगलों के समय की है, यानी अकबर के समय की हैं। फिर है हमारा अगला 12वां सवाल कि संथालों और पहाड़ियों के बीच लड़ाई हल और कुदाल के बीच की लड़ाई थी। स्पष्ट कीजिए या सिद्ध कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिछले मॉडल पेपरों के अंदर भी ये पूछा जा चुका है कि संथालों और पहाड़ियों के बीच लड़ाई हल और कुदाल के बीच लड़ाई थी। इसके सिद्ध कीजिए, इस पर विचार कीजिए। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो हमसे पेपर के अंदर भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। पहाड़ी है, पहाड़ियाँ जो लोग होते हैं वो झूम खेती करते हैं। कौन सी खेती करते हैं? झूम खेती करते हैं, जिसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। और वे जो है अपनी कुदाल से जो जमीन खुरच कर, यानी दालें तथा ज्वार बाजरा उगाते थे। और दूसरी ओर संथाल लोग हैं जो जंगलों को साफ करके हलों से जमीन को जोतते तथा चावल, कपास आदि की जो खेती करते थे। इससे पहाड़ियाँ जो लोगों को है जो राजमहल की पहाड़ियों में पीछे हटना पड़ा। और एक और कुदाल पहाड़ियाँ जो लोगों के जीवन का प्रतीक था, तो दूसरी ओर हल संथालों के जीवन का प्रतीक था। और दोनों के बीच लड़ाई हल और कुदाल के बीच की जो लड़ाई थी। फिर है हमारा 13वां सवाल, बर्दवान के राजा की संपदा क्यों नीलाम हो गई? इस पर जो विचार करना है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं, बाकी को आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 to 12। और अगर आप राजनीति विज्ञान और इतिहास के अंदर बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे OR जाट ऐप पर नाम मात्र के शुल्क के अंदर जो ये राजनीति विज्ञान और इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज उपलब्ध है। आप ऐप इंस्टॉल करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ये ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगला हमारा 14वां सवाल है कि सहायक संधि के अवध के नवाब को किस प्रकार असहाय बना दिया था? यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है। सहायक संधि के कारण अवध का जो नवाब वाजिद अली शाह है उसको अपनी सैनिक जो शक्ति है से वंचित हो गया, और फलस्वरूप वह अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन प्रतिदिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था। और नवाब का जो विद्रोही है मुखियाओं तालुकदारों पर भी कोई नियंत्रण नहीं रहा था। फिर है हमारा अगला 15वां सवाल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन है वो भारत कब आया, और क्रिप्स मिशन जो भारत आया उसकी वार्ता क्यों टूट गई थी?
तो क्रिप्स मिशन जो भारत है वो 1942 के अंदर आया। कब आया? 1942 भारत आया। सर स्टेफर्ड क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर बल दिया कि यदि दूसरी शक्तियों के विरुद्ध ब्रिटेन कांग्रेस का समर्थन करता है तो उससे व्यवसाय की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य नियुक्त करना होगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा असहमति देने पर यह वार्ता है जो टूट गई थी। फिर है हमारा खंड 6 जहाँ पर 100 शब्दों के अंदर हमें आंसर देना है। 16वां सवाल है कि पाटलिपुत्र के इतिहास पर प्रकाश डालिए। अथवा के अंदर दिया गया है कि सिक्कों के प्रचलन से व्यापार और वाणिज्य संबंधी गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़े। तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। जो पाटलिपुत्र का इतिहास है इसका आंसर देख लेते हैं, बाकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो पाटलिपुत्र का जो विकास है वो पाटलिपुत्र नामक एक गांव से हुआ। 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगाह यानी राजगीर से हटाकर इसे बस्ती में लाने का जो निर्णय किया और इसका नाम है वो पाटलिपुत्र रखा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया और कालांतर में इसका महत्व कम हो गया। जब 7वीं शताब्दी में जो चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया तो उसे यह एक खंडहर में परिवर्तित मिला। फिर है अथवा का आंसर। फिर है हमारा 17वां सवाल, सूफी संतों की जो लोकप्रियता के क्या कारण थे? किन्हीं 2 सूफी सिलसिलों के नाम लिखिए और अथवा में जिमी तथा उलेमा कौन थे स्पष्ट कीजिए। तो सूफी संतों का हम आंसर देख लेते हैं। तो सूफी संत थे वो उनकी लोकप्रियता के प्रमुख कारण थे कि वे सूफी संत एक ईश्वर में विश्वास रखते थे, यानी एक ईश्वर में विश्वास रखते थे कि ईश्वर एक ही हैं। और सूफी संत मानव सेवा एवं समानता पर बल देते थे। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वत्ता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारिक जो शक्ति में विश्वास था। और सूफी संतों ने धर्मांधता, धार्मिक कट्टरता का जो विरोध किया और हिंदू मुसलमानों में एकता का सामंजस्य स्थापित करने पर है जो बल दिया। 2 सूफी सिलसिले निम्न प्रकार से, एक तो कादरी सिलसिला जो इनका नाम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा, और दूसरा चिश्ती सिलसिला, इसका नामकरण इसके जन्म स्थान पर हुआ। चिश्ती नाम जो मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है। फिर है 18वां सवाल कि विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए? कोई 3 बताइए। और अथवा में अंग्रेजों ने जो विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए? कोई 3 का है जो वर्णन कीजिए। यानी 18वां सवाल है और आपके 1857 की जो क्रांति से रिलेटेड सवाल है आने वाला है। तो यहाँ पर आपका 1857 की क्रांति को अच्छी तरीके से पढ़ करके तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपका छपने वाला है 1857 की क्रांति का। तो एक तो 1857 की क्रांति जो बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है कि तात्कालिक कारण बताइए या फिर उसके जो परिणाम थे वो बताइए। ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप आरबीसी क्लासेस ट्वेल्थ मिल जाएगी। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर। गांधी जी भारत में राष्ट्रवाद के आधार पर को और अधिक व्यापक बनाने में किस किस प्रकार सफल रहे? और अथवा में है मार्च 1922 में महात्मा गांधी को राजद्रोह के आरोप से जो गिरफ्तारी के पश्चात सजा सुनाते समय जस्टिस एएन ब्रूमफील्ड ने क्या टिप्पणी की थी? ये और खंड दे के अंदर हमारा है जो 20वां सवाल है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मोहनजोदड़ो का निचला दुर्ग किस दुर्ग से किस प्रकार भिन्न था? जो निचला दुर्ग है वो दुर्ग से किस प्रकार भिन्न था? और क्या दुर्ग पर माल गोदाम तथा विशाल स्नानागार के अतिरिक्त अन्य संरचनाएं भी हैं? और अथवा में हड़प्पा निवासियों के निर्वाह के तरीकों का विवेचन कीजिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोनों भी। अगला हमारा सवाल है 20 से 21वां सवाल है कि संविधान सभा के गठन का विवेचन कीजिए। और अथवा में है विभिन्न समूह अल्पसंख्यक शब्द को किस तरह परिभाषित कर रहे थे? दोनों ही सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर जो संविधान सभा के गठन का विवेचन कीजिए ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 21वें में संविधान सभा के गठन का जो विवेचन कीजिए इंपॉर्टेंट सवाल। फिर 22वां सवाल है वो आपके
मानचित्र से रिलेटेड है, तो यहाँ पर भारत का मानचित्र है जिसमें ये बिंदु दिए गए हैं। मथुरा, कालीबंगा, दिल्ली, अलीगढ़, अमृतसर और अथवा में दे रखा है लोथल, उज्जैनी, मद्रास, पोरबंदर और जबलपुर। तो ये जो दिल्ली है यहाँ पर हो जाएगा। अमृतसर है जो पंजाब के अंदर हो गया। कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ के अंदर हो गया फिर। और मथुरा भी है, ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर हो गए। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की यहाँ पर सीमा लगती है, यहाँ पर हो गया। और अलीगढ़ भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया। फिर है हमारा अथवा का जो मानचित्र है वो है कि उज्जैनी है, जो उज्जैनी पे उज्जैन है वह कहाँ पर है, उज्जैन है जो यहाँ पर हो गई मध्य प्रदेश के अंदर। और पोरबंदर गुजरात के अंदर हो गई, लोथल भी गुजरात के अंदर है। और जबलपुर भी जो है मध्य प्रदेश के अंदर है। तो इस प्रकार से हमारा जो मैप है आपको भरना है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें। चित्रकला और समाज शास्त्र के लिए नए यूट्यूब चैनल कलाम क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो मिलते हैं और भी ऐसे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।